भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने, और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा। इतिहास के पन्ने जब रक्त रंजित होते हैं तभी उनमें वीरता की सबसे सुनहरी इबारत लिखी जाती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे शकों के बर्बर शासन ने अवंतिका की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया। उज्जैनी की गलियों में सन्नाटा था, व्यापारिक मार्गों पर शक सैनिकों का पहरा था और सम्राट कर्तबिल का परिवार निर्वासन की धूल फांक रहा था। लेकिन नियति कभी भी किसी विजेता को स्थायी प्रमाण पत्र नहीं देती। शकों के अहंकार के बीच जंगलों और कंदराओं में एक प्रतिशोध की ज्वाला सुलग रही थी। आज का यह एपिसोड उस महानायक की कहानी है जिससे अकेले दम पर बिखरी हुई शक्तियों को जोड़ा, जिससे असंभव शब्द को भारत के शब्दकोश से मिटा दिया और जिसने शकों का समूल नाश कर शकारी की उपाधि धारण की। यह कहानी है 57 ईसा पूर्व के उस निर्णायक युद्ध की, जिसने भारत को एक नया संवत और एक नया सम्राट दिया। निर्वासन का तप और गुप्त सेना का गठन। उज्जैनी के राजप्रासाद के सुखों को त्याग कर विक्रमादित्य जब विंध्य के बीहड़ों में पहुंचे तो उनके पास न सेना थी न धन। उनके पास था तो केवल अपने पूर्वजों का गौरव और शकों के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला। निर्वासन के इन वर्षों में उन्होंने मालवा की मिट्टी को करीब से समझा। उन्होंने देखा कि शक सेना की शक्ति उनकी संख्या में नहीं बल्कि उनके आतंक में है। विक्रमादित्य ने वनवासी जातियों, भीलों और मालव गण के उन युवाओं को एकत्र किया जिन्हें शकों ने म्लेच्छ कहकर प्रताड़ित किया था। विंध्य की गुफाएं अब शस्त्रागार बन चुकी थीं। यहाँ तलवारों की धार तेज की जा रही थी और अश्वारोहियों को दुर्गम पहाड़ियों पर बिजली की गति से दौड़ने का अभ्यास कराया जा रहा था। विक्रमादित्य ने अपनी सेना को निष्ठा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये युद्ध केवल राज्य हड़पने के लिए नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए है। उन्होंने गुप्तचरों की एक ऐसी टुकड़ी तैयार की जिसमें महिलाएं और वृद्ध भी शामिल थे, जो उज्जैनी के भीतर शक क्षत्रपों की हर विलासिता और उनकी कमजोरियों की सूची तैयार कर बाहर भेजते थे। यदि हम उस काल की सैन्य कूटनीति का विश्लेषण करें तो विक्रमादित्य की रणनीति किसी चमत्कार से कम नहीं थी। शकों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी अश्वारोही धनुर्विद्या थी। वे दूर से ही तीरों की वर्षा कर भारतीय सेनाओं को तितर बितर कर देते थे। विक्रमादित्य ने इसके काट के रूप में भ्रामक युद्धाभ्यास विकसित किया। उन्होंने अपनी सेना को छोटे छोटे समूहों में बांटा, जो शकों पर अचानक हमला करते उनके जवाबी हमले से पहले ही पहाड़ियों में ओझल हो जाते। यह रणनीति शकों को थकाने और उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के लिए थी। साथ ही विक्रमादित्य ने सूचना तंत्र यानी कि इंटेलिजेंस को अपनी मुख्य सेना से भी अधिक महत्व दिया। उन्होंने व्यापारियों, बंजारों और यहाँ तक कि भिक्षुओं का एक ऐसा संजाल बनाया जो शकों की हर हलचल पर नजर रखता था। यह आधुनिक युद्ध कौशल के ऐसी मैट्रिक वॉरफेयर जैसी थी, जहाँ कम संख्या बल के बावजूद बुद्धि और भूगोल के सही उपयोग से बड़ी सेना को पंगु बना दिया गया। उन्होंने यह भी जान लिया था कि शकों की रसद की आपूर्ति सिंध के रास्ते होती है, जिसे उन्होंने अपने छोटे छोटे जत्थों द्वारा निरंतर बाधित किया। क्रांति का बिगुल और प्रारंभिक संघर्ष। तैयारी जब पूर्ण हुई तो विक्रमादित्य ने सीधे उज्जैनी पर प्रहार करने के बजाय शकों की रसद और संचार व्यवस्था को निशाना बनाया। उन्होंने रणनीति बनाई कि पहले दुश्मन को भूखा और व्याकुल किया जाए। विदिशा और मंदसौर की व्यापारिक चौकियों पर अचानक रात के समय हमले शुरू हुए। शक सैनिक जब तक संभलते, विक्रमादित्य के योद्धा जंगलों में ओझल हो जाते।
विक्रमादित्य ने गांवों में जाकर चेतना जगाई। उन्होंने किसानों को समझाया कि वे शकों को कर देना बंद करें। जब शक सैनिकों ने जबरन वसूली की कोशिश की तो संगठित ग्रामीणों ने उनका मुकाबला किया। मालवा की धरती पर यह पहली बार था जब एक जन विद्रोह और संगठित सेना एक साथ लड़ रहे थे। विक्रमादित्य ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए घोषणा करवा दी कि महाकाल के आशीर्वाद से अब शकों का अंत सुनिश्चित है। इस घोषणा ने भारतीय सैनिकों में अदम्य साहस भर दिया, जबकि शक खेमे में अज्ञात भय फैल गया। कूटनीतिक जाल, शकों की आपसी फूट। शकों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका आपसी अहंकार था। विक्रमादित्य ने इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने दूत कर्म के माध्यम से शक क्षत्रपों को जाली पत्र भेजे। एक पत्र में लिखा होता कि दूसरा क्षत्रप विक्रमादित्य से गुप्त रूप से मिल चुका है और वह उज्जैनी का स्वतंत्र शासक बनना चाहता है। शक शासक, जो स्वभाव से ही शकी और सत्ता लोलुप थे, आपस में ही लड़ने लगे। राजधानी उज्जैनी के भीतर षड्यंत्रों का बाजार गर्म हो गया। विक्रमादित्य ने सुनिश्चित किया कि शक सेनापति अपनी पूरी ताकत बाहर की लड़ाई में लगाने के बजाय एक दूसरे की जासूसी करने में नष्ट करें। जब तक शक शासकों को समझ आता कि यह विक्रमादित्य का कूटनीतिक मायाजाल है, तब तक उनकी एकता के धागे टूट चुके थे। यह रणनीति युद्ध बिना लड़े आधा जीतने जैसी थी। इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि विक्रमादित्य की सफलता का एक बड़ा कारण उनका लोक युद्ध यानी कि पीपुल्स वॉर मॉडल था। उन्होंने युद्ध को केवल क्षत्रियों या सैनिकों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक जन आंदोलन बना दिया। शकों की छत्र प्रणाली में एक बड़ी खामी थी। वे स्थानीय जनता से पूरी तरह कटे हुए थे, केवल दमन पर टिके थे। विक्रमादित्य ने शकों के बीच मौजूद आंतरिक फुट का लाभ लिया। शक क्षत्रप अक्सर अपनी ही सत्ता के नशे में एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। विक्रमादित्य की कूटनीति ने इन क्षत्रपों के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया। जब मुख्य युद्ध का समय आया तो शक शासकों को अपनी ही सामंतों से सहयोग मिलना बंद हो गया था। यह भारतीय रणनीतिक गहराई का वह उदाहरण है जहां दुश्मन को मैदान में उतरने से पहले ही राजनीतिक रूप से अकेला कर दिया गया। अवंतिका की प्रजा ने उन्हें केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता के रूप में देखा। उज्जैनी का महायुद्ध, प्रलयंकारी प्रहार। 57 ईसा पूर्व की वह सुबह काल के कपाल पर लिखी जाने वाली थी। क्षिप्रा के तट पर कोहरा छाया था, जो अचानक शंखनाद की ध्वनि से फट गया। एक ओर शकों की लोहे के कवचों से ढकी घुड़सवार फौज थी, तो दूसरी ओर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ केसरिया बाना पहने विक्रमादित्य के वीर। युद्ध प्रारंभ होते ही विक्रमादित्य ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। उन्होंने शकों को केंद्र में आने के लिए उकसाया। जैसे ही शक सेना ने अपनी पूरी शक्ति बीच में झोंकी, विक्रमादित्य ने अपनी 2 सुरक्षित टुकड़ियों को पार्श्व से आक्रमण करने का आदेश दिया। स्वयं विक्रमादित्य अपनी तेजस्वी तलवार चंद्रहास के समान चमकते शस्त्र के साथ अग्रिम पंक्ति में थे। उनके प्रहार इतने भीषण थे कि शक सैनिकों के ढाल और कवच कागज की तरह कट रहे थे। रक्त से क्षिप्रा का जल लाल हो उठा और आकाश गिद्धों से भर गया। क्षिप्रा का तट और शकों का अंतिम संहार। जब शकों ने अपनी भारी अश्वारोही टुकड़ी को उतारा तो विक्रमादित्य ने अपनी सबसे प्रसिद्ध चाल चली। उन्होंने अपनी सेना को छद्म पलायन का आदेश दिया। शक यह समझकर कि भारतीय डरकर भाग रहे हैं, अव्यवस्थित होकर पीछे दौड़े। वे नहीं जानते थे कि विक्रमादित्य उन्हें क्षिप्रा के उस दलदली इलाके की ओर खींच रहे थे जिसे मॉनसून के पानी ने दुर्गम बना दिया था। जैसे ही भारी भरकम शक घोड़े कीचड़ में फंसे, उनकी गति शून्य हो गई। उसी क्षण पहाड़ियों के पीछे से हजारों धनुर्धरों ने जलते हुए तीरों की वर्षा कर दी। शक सेना अब एक जाल में फंसी मछली की तरह थी। विक्रमादित्य ने स्वयं शक सेनापति के रथ पर छलांग लगाई और एक ही प्रहार में वो ढेर हो गया। अपने सेनापति को गिरता देख शक सेना में भगदड़ मच गई। उज्जैनी के नागरिकों ने जब अपने सम्राट को विजयी होते देखा तो उन्होंने भीतर से नगर के द्वार खोल दिए
और शक सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। इस महायुद्ध का तकनीकी पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य ने शकों के विरुद्ध अग्नि बाणों, लोह चक्रों का ऐसा समन्वय किया जो उस समय के युद्धों में दुर्लभ था। उन्होंने मालवा की भौगोलिक परिस्थितियों, विशेषकर छिपरा के उबड़ खाबड़ तटों का उपयोग शकों के घोड़ों को फंसाने के लिए किया। शकों के घोड़े मैदानी इलाकों में तेज थे, लेकिन कीचड़ संकरी गलियों में वे अपनी गति खो बैठे। विक्रमादित्य ने यहाँ क्लोज कॉम्बैट यानी कि निकट से युद्ध की नीति अपनाई, जहाँ तलवार और भाले का कौशल शकों के तीरों पर भारी पड़ा। यह युद्ध पद्धति की वह बड़ी जीत थी जहाँ विदेशी तकनीक को स्वदेशी कौशल और भौगोलिक ज्ञान से परास्त किया गया। शकों का अहंकार उनकी अपनी ही जड़ता के कारण टूट गया, क्योंकि वे बदलते भारतीय युद्ध कौशल के लिए तैयार नहीं थे। विक्रमादित्य ने भारतीय पैदल सेना को मोबिलिटी का वह पाठ पढ़ाया जो भविष्य के युद्धों का बेस बना, यानी कि आधार बना। विजय उत्सव और राज्याभिषेक की भव्यता। विजय के बाद उज्जैनी का दृश्य अलौकिक था। वर्षों के अंधकार के बाद गलियों में घी के दिए जलाए गए। शकों द्वारा अपवित्र किए गए मंदिरों का शुद्धिकरण हुआ। राज्याभिषेक के दिन उज्जैनी की सड़कों पर फूलों की वर्षा हो रही थी। जब विक्रमादित्य सिंहासन पर विराजमान हुए तो उन्होंने मुकुट पहनने से पहले धरती को नमन किया। उनकी पहली घोषणा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने देखा कि युद्ध और विदेशी शासन के कारण प्रजा कर्ज के दलदल में डूबी है। विक्रमादित्य ने घोषणा की कि संपूर्ण प्रजा का ऋण राजकोष से भरा जाएगा। ये एक सम्राट की अपनी प्रजा के प्रति कृतज्ञता थी। दान, पुण्य और उत्सवों के बीच अवंतिका एक बार फिर सोने की चिड़िया की तरह चमक उठी। विदेशी व्यापारी जो अब तक डरते थे, फिर से उज्जैनी की मंडियों की ओर रुख करने लगे। विक्रम संवत, काल का नया हस्ताक्षर। विक्रमादित्य जानते थे कि विजय केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसे एक कालजयी होना चाहिए। उन्होंने ऋषियों और खगोलविदों को आमंत्रित किया और घोषणा की कि आज से एक नए युग का आरंभ होगा। यह विक्रम संवत था। उन्होंने शक संवत के प्रभाव को मिटाकर भारतीय कालगणना को स्थापित किया। यह केवल तिथि बदलने का कार्य नहीं था, बल्कि भारतीय मेधा और विज्ञान की पुनः स्थापना थी। उन्होंने उज्जैनी को समय का केंद्र, प्राइम मेरिडियन बनाया। खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन किया। विक्रम संवत ने यह संदेश दिया कि भारत अब किसी का गुलाम नहीं है, न राजनीतिक रूप से, न ही मानसिक रूप से। आज भी हजारों वर्षों बाद हमारा पंचांग उसी महान सम्राट की विजय गाथा सुनाता है। विक्रम संवत की स्थापना को केवल एक कैलेंडर की शुरुआत मानना एक भूल होगी। यह वास्तव में सांस्कृतिक स्वतंत्रता की घोषणा थी। किसी भी विदेशी सत्ता की विजय के बाद उसका संवत या काल गणना थोपी जाती है। विक्रमादित्य ने इसे बदलकर भारतीय स्वाभिमान के काल के पन्नों पर अंकित कर दिया। यह संवत कृत और मालवा संवत के अनुभवों का निचोड़ था। विक्रमादित्य ने उज्जैनी को शून्य अक्षांश, जीरो मेरिडियन के रूप में स्थापित कर खगोल विज्ञान, राजधर्म से जोड़ा। उनकी उदारता, जहां उन्होंने प्रजा का ऋण चुकाया, एक राम राज्य की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास था। यह दर्शाता है कि विक्रमादित्य केवल एक विजेता योद्धा नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के दार्शनिक राजा थे जो जानते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने उज्जैनी को एक ज्ञान नगरी के रूप में पुनर्जीवित किया। न्याय का स्वर्ण युग और नवरत्नों का आगमन। विक्रमादित्य का शासन शुरू होते ही ज्ञान और कला का वसंत आ गया। सम्राट ने घोषणा की कि उनके राज्य में न्याय सर्वोपरि होगा, चाहे अपराधी उनका सगा ही क्यों न हो। उनके न्याय की कहानियां 7 समुद्र पार तक पहुंचने लगीं। उज्जैनी के राज दरबार में नवरत्नों की स्थापना हुई। कालिदास की कविताओं ने श्रृंगार और रस की धारा बहाई, तो वराहमिहिर के नक्षत्र ज्ञान ने विज्ञान को नई दिशा दी। धन्वंतरी के आयुर्वेद ने असाध्य रोगों का उपचार खोजा। उज्जैनी केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा और व्यापारिक केंद्र बन गई।
लेकिन इन सब के बीच सम्राट का जीवन रहस्यों से भरा रहा। वे अक्सर रात में वेश बदल कर निकलते ताकि देख सकें कि उनके राज्य में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। उनका सिंहासन सिंहासन बत्तीसी के नाम से अमर हुआ, जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पर केवल वही बैठ सकता है जिसका हृदय निष्पाप हो। सम्राट विक्रमादित्य ने अवंतिका को वह गौरव वापस दिलाया जो चल प्रद्योत के बाद खो गया था। उनकी तलवारों ने शकों को मिटाया और उनकी बुद्धि ने एक अखंड भारत की नींव रखी। लेकिन क्या सम्राट विक्रमादित्य का जीवन केवल युद्धों और न्याय तक सीमित था? आखिर क्या था वह रहस्यमय विताल जो सम्राट के कंधों पर सवार होकर उनसे कठिन प्रश्न पूछता था? और कैसे उज्जैनी के नवरत्नों ने विज्ञान के ऐसे सूत्र खोजे जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं? अगले एपिसोड में देखिए रहस्यमयी उज्जैनी, विक्रमादित्य, विताल और नवरत्नों का स्वर्णिम विज्ञान। भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने, और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की